बच्चे लास्ट टाइम हमने ऑसिलेशन एंड वेव्स के इंट्रोडक्शन से होते हुए पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन और उसके थ्रू होते हुए हमने सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और स्प्रिंग का जो टू एंड फ्रो मोशन था उन सबको रिलेट कराया था। और फिर पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पूरा फेस समझ में आ गया था। फेस के बाद हमारे पास आया था फेस डिफरेंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक क्लियर है, जिनको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस कौन से थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे हम बात करें तो साइन या कोसाइन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो पार्ट शुरू होता है वो होता है, इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं। यहां पर अपने पास ये जो थीटा है ये किसी भी टाइम पे उस मोशन की फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर अपने वेव मोशन को रिप्रेजेंट करूं तो यहां पे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहां पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पता है अपने को। अगर इसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट कराऊं, यहां पे एंगल थीटा, सिंपल सा ये जो अपने पास बेस होता है वो क्या बनेगा, कॉस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा, साइन कंपोनेंट। सिंपल चीज है वो। इसी के अंदर अगर हमारे पास यहां फेस डिफरेंस फाई नॉट का क्रिएट हो जाता है तो फेस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ये देखो यहां क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ये सब आएगा। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है अपना बच्चा वेलोसिटी। पहले तो देखो डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक समझ में आता है। डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास, वो वाला जो कि मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस पे एक्स या वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग हुआ था। सीधी सी बात है, अगर हम इसके अंदर बात कर रहे हैं तो यहां पर मीन पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जितना कवर किया वो उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, वेव की डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड ए फिक्स रहेगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, जो अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसके अंदर जो रेडियस रहेगा है ना, वही एम्पलीट्यूड रहने वाला है। और हमारे पास फिर आएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है हमारे पास, इट इज द वेलोसिटी of a particle executing SHM at any instant t and it is defined as the rate of change of displacement of the instant। यही रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पर जितना उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, एग्जैक्टली वेलोसिटी की डेफिनेशन वो है। अब अगर मैं किसी सर्कुलर मोशन के अंदर जिसके अंदर हमारे पास फेस डिफरेंस फाई नॉट का है, अगर मैं एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर मान लेते हैं कि ये अगर अपना हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहां पर अपने पास जो पार्टिकल है वो इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। अब ये इतना एंगल किस तरीके से, ये जो हमारे पास फेस है इसको हम मान रहे हैं ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट फेस डिफरेंस आ गया, इनिशियल फेस के हिसाब से लगा लो। तो अगर ये हमारे पास आर्गुमेंट है, इस वक्त ऑब्जेक्ट अपना यहां पे, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट इसके एक्स और वाई लिख लेते हैं ऐसे, है ना, एक्स और वाई हम निकाल सकते हैं। तो अपने पास अगर मैं वेव को रिप्रेजेंट करूं, वाई की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, वाई इज इक्वल टू ए, क्या आएगा हमारे पास रेडियस, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। किसी को दिक्कत, क्लियर है। अगर ऐसे ही y की वैल्यू जो मेरे पास निकल गई, अगर मैं उसी के रिस्पेक्ट में मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी निकालना चाहता हूं अपने पार्टिकल की, तो मेरे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगी वो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब मुझे इसी पोजीशन का डेरिवेटिव निकाल देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बात आई ना। अब एक और देखो बच्चा, जब मैं v की बात करता हूं, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में v क्या होता है, आर ओमेगा, पता ही है v क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। r क्या होता है, रेडियस। तो यहां पर हमारे पास r क्या है, ए ओमेगा लिख लूं तो किसी को दिक्कत है इसके अंदर, यहां तक ठीक है। अब y जो है अपने पास, y बाय ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को इसमें परेशानी। अब हम एक काम करते हैं बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी क्या होगा, इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर मैं कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी निकलनी चाहिए। तो अगर मैं पोजीशन का डेरिवेटिव करूंगा, देखो a एज इट इज कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट,
और चेन रूल के अकॉर्डिंगली ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का डेरिवेटिव ऐसे ही रहेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का डेरिवेटिव जो कि बनेगा ए एज इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओमेगा टी में टी का डेरिवेटिव 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा और फाइव नॉट का हुआ 0, तो मैं इसे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिख दूं तो किसी को दिक्कत है बच्चे? क्लियर है ये? किसी को परेशानी? ये क्लियर है? साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस आ गया और ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का हमने डेरिवेटिव किया तो फाइव नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस था, उसका डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज ओमेगा। क्लियर है ये? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में y के साथ एक तरह से रिलेट कराना चाहता हूं तो यहां पे मैं a एज इट इज ओमेगा एज इट इज, मैं cos ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? मैं cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकता हूं। अब यहां देखो अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की वैल्यू तो y बाय ए है, मेरे पास जो ये इक्वेशन आई थी इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आया, ए और ए कट गया, तो अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई है। साथ के साथ स्टेप्स करते चलो बच्चे। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? अंडर रूट हमने क्यों लिया? cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व हुआ तो ये आ गया बच्चा। किसी को दिक्कत? अब अगर मैं पोजीशंस के हिसाब से बात करूं, जब मीन पोजीशन पे है, एट मीन पोजीशन पे हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू तो 0 रहेगी मीन पोजीशन के ऊपर, ये मीन पोजीशन है तो y तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर जो 0 आ गई है तो वेलोसिटी कितनी निकली v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो वो क्या निकल गई ए ओमेगा। किसी को दिक्कत इसमें? अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ए ओमेगा आया कि नहीं? किसी को इसमें दिक्कत? पक्का? हाँ जी ठीक बात है ये। किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, मतलब मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी है ए ओमेगा, और ये वेलोसिटी क्या आएगी बच्चा मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे हमेशा अपना ऑब्जेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे मूव कर रहा होगा। डन है बच्चे? इसके बाद अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या निकलेगी वैल्यू बताओ? एट एक्सट्रीम पोजीशन y की वैल्यू तो a के बराबर हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट घूम के यहां चला गया है पूरा टॉप पे, तो जो हमारे पास y है वो पूरा a के इक्वल हो गया वहां पे, है ना? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, y की वैल्यू a डाली तो कितना निकला ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी 0। किसी बच्चे को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है? समझ में आ गया बच्चे मीन और एक्सट्रीम पोजीशन वाला भी? एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां को रहेगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात समझ में आई है? अगर हमने स्प्रिंग वाला जैसे केस डिस्कस किया था, स्प्रिंग वाले केस में हमने क्या बात करी थी कि अगर अपने पास ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको अपने मीन पोजीशन से उधर लेके जाता हूं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगी इधर को, ओवरशूट करके इधर पहुंचेगा जब, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगी इधर को, तो मोशन हमेशा किस साइड में डायरेक्टेड रहेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यही रहेगा। जब वो दूर जा रहा है, मान लो वो मीन पोजीशन को ओवरशूट करके उधर जा रहा है, तो रिटार्डिंग मोशन होता है, रिटार्डेशन होता है कि नहीं? अगर अपने पास किसी स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, स्प्रिंग मान लो यहां पे थी, मैंने इसको कंप्रेस किया, अब मैं उसे छोड़ूंगा तो उधर को जाएगा, एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा मीन की तरफ, मीन को अब ओवरशूट करेगा, आगे निकलेगा रिटार्ड करता हुआ, एक्सट्रीम पे जाके 0, वापस मीन को अप्रोच करेगा एक्सेलरेट करता हुआ, मीन को ओवरशूट करेगा, कंप्रेस होगा, रिटार्डिंग मोशन। तो जहां वो ओवरशूट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हर बार एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है, और जब भी मीन को अप्रोच कर रहा है एक्सेलरेटिंग मोशन है। इसलिए हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम?
अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं अब एक्सेलरेशन कैसे निकालूं बच्चा? जो अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, इसी का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। करो एक बार साथ के साथ इसका डेरिवेटिव करते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना, डीवी बाई डी टी। तो जब मैं डीवी बाई डी टी करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ ए ओमेगा कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? है ना, इनटू ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर। और एक बात देखो जरा, मैं ए को अगर माइनस बाहर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट लिख लूं तो कोई दिक्कत? ये लिख के क्या फायदा हुआ? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट तो वाई था, तो मेरे पास एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिल गया कि नहीं? ये बात समझ में आई है? अपने पास ए साइन ओमेगा टी, ये कहां से आया? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट का डेरिवेटिव किया, ए कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट था, बाहर रखा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट का फाइ नॉट का 0, टी का 1, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए अंदर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव बाहर लिखा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट क्या था? वाई, वाई लिख दिया। सॉरी मैंने वाई नहीं लिखा यहां पे, यहां मैंने क्या लिख दिया? ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, ओमेगा स्क्वायर के साथ वाई के यहां वाई लिखना, सॉरी। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन। क्लियर है? इसको एक काम करो, ऐसे मत लिखो, कैपिटल लिख लो, वो हाँ कंफ्यूजन हो जाना है वरना। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा आया कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब अगर मैं वापस से मीन पोजीशन की बात करूं, मीन पोजीशन पे वाई क्या आएगा? 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा y की वैल्यू a आ जाएगी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा माइनस y, है ना, y की जगह मैं क्या डाल दूंगा? a, तो a ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा किसी को? ये समझ में आ गया? हमने सिर्फ क्या करी है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है यहां पे। डन है? अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से अपने पास क्या क्या निकल गया बच्चे? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गया, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, अब इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, काम करते हैं पहले जो जो वैल्यूज है ना उनको लिख लेते हैं जी। देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आ गई है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। वेलोसिटी क्या निकली थी? वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकली थी जल्दी बताओ? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकली थी, है ना। एक्सेलरेशन क्या निकला था? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये निकली थी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ऐसे ही कुछ निकला था। अब अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, मुझे टाइम निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं टाइम या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकाल लेता हूं। यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? ए बाय ओमेगा अंडर द रूट, है कि नहीं? बट अंदर नेगेटिव आ गया, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलो, डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। तो ओमेगा इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाय वाई अंडर द रूट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना? यहां से जो अपने पास वैल्यू आ गई है एक्सेलरेशन बाय वाई, इसके टर्म्स में अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं, अब देखो अपने पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा? नेगेटिव साइन हमने निग्लेक्ट कर दिया, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। पूरा सर्कुलर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट कितने का आएगा? 360 डिग्री का। वेलोसिटी क्या आएगी? ओमेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रेसिप्रोकल करके लिख दूं y बाय ए। किसी बच्चे को दिक्कत? मैंने क्या किया बेटा, ओमेगा के अंदर वैल्यू डाल दो बस, ये वाली 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बाय ए बाय वाई, उसी को रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ये किसी को दिक्कत है बच्चा? अब इसके अंदर जब मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली है तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, यही निकाला है। डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन निकला है कि नहीं?
हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। किसी को दिक्कत? हाँ जी, क्लियर है बच्चा? ये एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट तक पक्का? यहां तक हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने सारे एक एक वैल्यू क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, एक्सेलरेशन क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर है, टाइम पीरियड क्लियर है और फ्रीक्वेंसी क्लियर है। डन। अब इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे हम निकालते हैं बच्चा टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एसएचएम। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन वाइज भी क्वेश्चन वाइज भी कंफर्म्ड है, इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चा टोटल एनर्जी इन एसएचएम, ये भी उतना ही रेलेवेंट है। टोटल एनर्जी के अंदर देखो होगा क्या, अपने को पता है, अगर जो मोटी मोटी सी बात करें तो भाई तो ओवरऑल हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? पोटेंशियल और काइनेटिक, यही रहेगा। तो अपने पास टोटल एनर्जी इन एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन अकाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, यही रहेगा। अगर मैं किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्यों? यहां वो स्प्रिंग पास ऑन करना मुझे, अगर हम कैच करा दो, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, ये देखो, अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, मैं अगर इसकी पोजीशन कहां डिस्प्लेस कर रहा हूं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये मूव करेगा, अगर हम एग्जैक्टली एक जगह पे फिक्स करके करें तो जहां पर ये इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर मैं ऐसे करके भी इसे खींचता हूं तो ये ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, वो कम हो रही है लेकिन करेगा वाइब्रेट। या हम अपने पेंडुलम वाला सीधा सा एग्जांपल रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा जितना वो मेन पोजीशन से दूर होगा, क्योंकि जितना मेन पोजीशन से दूर होता जाएगा उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम हाइट वाइज भी कंसीडर करोगे, किसी भी तरीके से देखोगे तो उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसे ही देखो, यहां पे अगर ये अपने पास पेंडुलम है, इससे मैं जितना इसको डिस्प्लेस करूंगा उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। यही होता है, जितना मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा सीधा किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर हम डेफिनेशन की भी बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? मीन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? फिर हमारे पास है बच्चा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? ऑन द अकाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वही पोटेंशियल अगर मैं उसको रिलीज करता हूं तो वही पोटेंशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट होती हुई आएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी रहेगी या जितनी वेलोसिटी रहेगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। किसी को दिक्कत है इस बात में? ठीक है, अब निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक लोडेड स्प्रिंग का। लोडेड स्प्रिंग क्या होती है? एक सिंपल स्प्रिंग जिसको हमने कोई मास के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे यहां पे ये अपने पास स्प्रिंग है, इसके साथ हमने थोड़ा सा मास अटैच कर दिया। मास का कोई अलग केस नहीं है, सिर्फ इनर्शिया फैक्टर है। जैसे अगर हम बात करें इसके, इस स्प्रिंग का बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसके ऊपर हैवी मास होता, जैसा कि होता था, स्माइली लगी होती है, बॉल सी होती है, तो ये ज्यादा बेटर मूव करता है। वो इनर्शिया फैक्टर जो देगा वो इनर्शिया की वजह से ऑसिलेशंस बेटर आएंगे। जैसे अगर मैं यहां पर इस बॉब का हैवी मास जितना लेता हूं उतना ज्यादा बेटर ऑसिलेट करता है ये, है ना, इसके कंपैरेटिवली, और इसके कंपैरेटिवली वो थोड़ा बेटर दिखता है। सिर्फ इसी वजह से, और कोई फर्क नहीं है। तो लोडेड स्प्रिंग हमने हल्का सा मास दिया जो इनर्शिया फैक्टर बढ़ाएगा और ऑसिलेशंस प्रॉपर हो पाएंगे। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, कैसे? मान लो मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया और ये स्ट्रेच करके यहां तक आ गया। ये स्प्रिंग क्या हो गई है? स्ट्रेच करके ऐसे आ गई है। तो अगर स्ट्रेच करके हमने एक्स की डिस्प्लेसमेंट करा दी है या एक्स का स्ट्रेच दिया है, इसी डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। ये हमने पुराने चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जितना ज्यादा इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आती जाएगी, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। हमेशा उसके ऑपोजिट साइड में आएगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि होता है के, जिसको हम क्या कहते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट।
क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत यहां तक पता है ऑलरेडी? अब इसी चीज को यूज करेंगे और हम उसके बाद रिलेट करेंगे। अब देखो इसको यूज कहां करना है, कैसे करना है, शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m executing linear SHM with the amplitude a and constant angular frequency omega. Suppose t seconds after starting from the mean position the displacement of the particle is y. क्या बात करी हमने? जब मोशन स्टार्ट हुआ है हमने कहा किसी टाइम पर y की डिस्प्लेसमेंट पे है। मैंने जैसे समझाते हुए यहां x लिया था, वहां पे उन्होंने y ले लिया, हमने y लिया, which is given by y is equal to a sin omega t. y is the displacement. SHM की फॉर्म में है तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंगली एक हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर दिया। वेलोसिटी क्या है? v is equal to dy by dt, जिसकी वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगी, ये हमें पता है, अभी हमने वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाली थी। एक्सेलरेशन dv by dt जो कि a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t which is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर y तक आ गई। ये सेम डेरिवेशन है जो अभी अभी हमने करी थी। ये अपने पास स्प्रिंग का एग्जांपल है जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था कि अपने पास ये अगर एक स्प्रिंग है जो लोडेड स्प्रिंग है, उसको हमने डिस्प्लेस किया यहां तक, तो उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ही उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं? एनर्जी। बच्चे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकलेगी किसके अकॉर्डिंगली? वर्क डन के अकॉर्डिंगली। अगर हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो दो तरीके थे, एक तो डेफिनेशन थी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एक था इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जब भी हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया है या पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है, हमने हमेशा वर्क डन की टर्म्स में डिफाइन किया है। तो अगर वर्क डन की टर्म्स में डिफाइन किया है तो यहां पर भी हम क्या मान रहे हैं कि अगर मैं इधर से थोड़ा सा और उधर डिस्प्लेस कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर से थोड़ा सा और उससे डिस्प्लेस करता हूं तो dy की एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। अब जो dy की एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कराई है, इस dy के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली dw इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। हुआ कि नहीं? इसी स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा dw इज द अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, और वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चे यहां पे? अगर हमारे पास स्प्रिंग का ही केस लेते हैं, मैं अगर इसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूं इस पे, वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। कोई बात नहीं, ज्यादा बाहुबली नहीं बनना था, ठीक है, ये छोड़ो, बाहुबली बनेंगे, ठीक है। ये देखो, अगर इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो मैं जितना स्ट्रेच कर रहा हूं उतना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, कम स्ट्रेच करूंगा तो कम होगी। मैंने मान लिया कि सिर्फ dy की डिस्प्लेसमेंट मैंने कराई है, तो अगर dy की डिस्प्लेसमेंट कराई है दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw के लिए। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, नेगेटिव साइन शोज द एक्सेलरेशन, वो ठीक है। अब ये जो मैंने वर्क डन किया था ये किसके अगेंस्ट किया था? स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, जो क्या थी? F, और F किसके प्रोपोर्शनल थी? डिस्प्लेसमेंट के। यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो हमारे पास नेगेटिव साइन शोज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स क्या आती है? रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर y, और हमें पता है ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ky, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने k लगाया था। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? क्योंकि सारा कुछ इसी स्टेप से लेकर जोकर है। सबको क्लियर है बच्चे? ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहां कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था जो k था। इक्वेट करते हैं, y से y कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है m ओमेगा स्क्वायर। अगर हम नेगेटिव को इग्नोर कर दें, तो नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में रखते हैं, तो k की वैल्यू आ गई है m ओमेगा स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर ऑफ SH। किसी को दिक्कत? देखो एक बात समझना बच्चे, ये सिर्फ स्प्रिंग का केस नहीं है, आगे बहुत सारे केसेस आएंगे। हम बेसिकली किसी एक लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर को डिप करेंगे, उसका ऑसिलेशन होगा। यूट्यूब के अंदर लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे, उसका ऑसिलेशन होगा। या हम किसी भी पेंडुलम की बात करें, या किसी भी तरीके का केस आए जहां पर ऑसिलेशन होगा,
हर ऑसिलेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी भाई, ये तो क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन से दूर जाते ही ऑब्जेक्ट के उसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। अब हम जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, मान लो मैं ये वाला भी अभी एग्जांपल लेता हूं अपना, कि मेरे पास क्या है, ये जो है अगर मैं यहां तक डिस्प्लेस करता हूं तो वाई डिस्प्लेसमेंट हुई, मैं और थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, और यही मीन पोजीशन से जितना दूर लेके जा रहा हूं, जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हर केस में जब हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो हर केस में वहां पर के की वैल्यू निकलेगी, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग के केस में, या फिर ऑसिलेशन जो हम कहेंगे, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ ऑसिलेशन, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। और वो के क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हर केस के लिए हमें के निकालना आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पे जैसे हमने जो के की वैल्यू निकाली है वो क्या निकल गई हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर। दिस the work done for additional small displacement dy against the restoring force, dw is equal to f dy, force into displacement, force क्या था, ky dy। क्लियर है, बात समझ में आई है? फोर्स क्या है बच्चे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क डन कर रहा हूं, तो वो नेगेटिव साइन उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ माइनस के वाई था, माइनस माइनस हट के वाई डी वाई बन गया। दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन फॉर द एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी वाई। क्लियर है? अब मेरे को अगर जो टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां, जीरो से वाई के लिमिट्स के अंदर के वाई डी वाई, मैंने क्या किया, जीरो टू वाई के लिमिट्स के अंदर मैंने इंटीग्रेशन कर दी। क्लियर? के कांस्टेंट है, बाहर चला गया, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, पता है सबको ये पावर रूल इंटीग्रेशन का, के कांस्टेंट वाई स्क्वायर बाय टू, हाफ के वाई स्क्वायर आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तो वो हाफ के वाई स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वर्क डन आ गया, एंड दिस वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो यू की वैल्यू क्या निकल गई है, हाफ के वाई स्क्वायर, और u इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू क्या थी बच्चे, एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। डन है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ठीक है, एम ठीक है, वी क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही था, स्क्वायर किया, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या हाफ के ए स्क्वायर, के क्यों, यहां पर जो एम ओमेगा स्क्वायर है वो के से रिप्लेस किया जा सकता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी, तो हाफ के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा था उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं। क्लियर है? ये सेम स्टेप्स हैं जो हमने पिछले डेरिवेशन में करी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक पहुंच गए, या के इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई बच्चे वैल्यू। टोटल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल क्या निकली थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक क्या निकली, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी। क्लियर है? जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यू निकली ध्यान से देखो, हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा क्या है 2 पाई बाय टी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, ऑसिलेशन है, एक बार इनिशिएट करके हमने कहा कि भाई किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, किसी तरीके का सिस्टम के बाहर से कोई फोर्सेस नहीं है, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूसली अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मतलब ऑसिलेशन में है, तो उस वक्त ओमेगा कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, उस सिचुएशन में टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर है? ओमेगा क्या आ गया, 2 पाई बाय टी, 2 पाई। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, 2 पाई न्यू लिख सकता हूं। अब E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे पास m था, देखो ओमेगा की वैल्यू में क्या लिख दूं, 2 पाई न्यू लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत, इनटू ए स्क्वायर, यहां m साथ में रहेगा, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, या 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय
टी स्क्वायर। एक टी स्क्वायर कहां से आया, फ्रीक्वेंसी को 1/t लिख के। डन। एट इंस्टेंट, जब शुरू हुआ था बिल्कुल, तो टी की वैल्यू क्या थी बच्चा, 0। मीन पोजीशन पे था सब कुछ, मीन पोजीशन पे था तो y की वैल्यू 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं थी कुछ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, E इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। E इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। y की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां पे y की वैल्यू 0 डालो तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहां से क्या समझ में आया, जब ऑसिलेशन के केस में मीन पोजीशन पे था, हमने क्या बात करी, अगर मैं इसे वर्क डन करके यहां तक लेके गया तो सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, यहां रेस्ट पे है। और जब मैंने इसे छोड़ा तो यहां आके जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचा, सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। ध्यान से देखो, जो हमारे पास टोटल एनर्जी का सम था, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये सारी किसकी वजह से आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जब वो मेन पोजीशन पे था। क्लियर है, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर। अगर एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू t/4, टोटल जितना चक्कर लग रहा है हमने कहा 1/4 पे है, 1/4 के हिसाब से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, क्योंकि पूरे एक सर्कल के लिए अगर सर्कुलर मोशन में मैं बात करूं तो मेन पोजीशन से शुरू होके 1/4 में यहां पहुंचेगा, ऐसा ही होगा। या मैं इसके हिसाब से भी समझाऊं, अगर मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में लें तो 1/4 इधर, फिर इधर t, फिर उधर और फिर इधर, ऐसा ही हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है, यहां से यहां गया 1/4, फिर t/2, फिर वहां पे है ना 3 टाइम्स पहुंचा और फिर इधर, मतलब कितना हो गया, 4 हिस्सों में बटा के नहीं। तो हमारे पास जब हमने क्या बात करी, जब हमारे पास 1/4 टाइम पे पहुंचा तो वो हर बार एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ही होगा किसी ना किसी। तो t/4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, y की वैल्यू a होगी एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो काइनेटिक क्या हो गई, 0। जब भी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, टोटल एनर्जी इज ड्यू टू पोटेंशियल नाउ, और सम कितना निकला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। स्टिल कांस्टेंट, मीन पे थी तो कांस्टेंट, एक्सट्रीम पे थी तो कांस्टेंट। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे भी है ना। टोटल एनर्जी हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगी कि नहीं, हमने मीन और एक्सट्रीम के लिए कर दिया। तो यहां से हमें क्या पता चल रही है, यहां से ये जो रेड वाला ग्राफ है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। मीन पे पोटेंशियल 0 थी तो काइनेटिक मैक्सिमम थी, मीन पे पोटेंशियल 0 काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल 0 तो है ना, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगी, तो पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक 0। और यही इस तरीके से चलता रहेगा, ओवरऑल जो टोटल सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। इसी ग्राफ को अगर इसमें देखो, जब हमने कहा अगर जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक 0, जब मीन पर पहुंचे तो पोटेंशियल मिनिमम काइनेटिक मैक्सिमम, ओवरऑल टोटल सम कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है ये बात, डन। इसी के साथ हमारे पास जो अपना टोटल एनर्जी इन एसएचएम है वो खत्म हो जाता है। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।